हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आज फिर पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री पे है और टॉपिक है हमारा वर्धन साम्राज्य। अभी तक हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त वंश था, उसको कवर कर लिया था। उससे नेक्स्ट जो हमारा सीरीज में मैंने जो आपको इतिहास की टेबल समझाई थी, उसमें जो गुप्त साम्राज्य के बाद, गुप्त वंश के बाद जो नेक्स्ट हमारा साम्राज्य आता है वो है वर्धन साम्राज्य, जिसने शासन किया हमारा 606 एडी से लेकर 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का जो लास्ट शासक था स्कंदगुप्त, उसके समय में जो मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे हूण, उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने वो आक्रमण जीत लिया। वो जो युद्ध था हूणों के बीच में वो जीता, लेकिन उस युद्ध के बाद जो गुप्त साम्राज्य के जो शासक था स्कंदगुप्त, और गुप्त साम्राज्य की जो सैन्य शक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर होती चली गई और गुप्त साम्राज्य पतन की ओर चला गया। इसीलिए जो एक जगह थी थानेश्वर, थानेश्वर का एक शासक था प्रभाकर वर्धन, उसने अपने आप को, तो प्रभाकर वर्धन ने अपने आप को स्वतंत्रता घोषित करी, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अलग से एक साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम था वर्धन साम्राज्य। चलिए आगे देखते हैं। अब जो वर्धन साम्राज्य का जो प्रथम शासक उभर कर आया, जो सबके सामने आया, जिसको संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है, वो है हमारा प्रभाकर वर्धन, जो कि थानेश्वर का शासक था गुप्त साम्राज्य में, और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अलग साम्राज्य की स्थापना करी थी, वर्धन साम्राज्य की। अब इस वर्धन साम्राज्य को हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, वो नाम है पुष्यभूति वंश। क्यों? क्योंकि प्रभाकर वर्धन जो थे उनके पिता का नाम था पुष्यभूति। क्या नाम था दोस्तों? पुष्यभूति। इसलिए इस वंश को, इस वर्धन साम्राज्य को, इस वंश को हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम राजवर्धन, छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था, और इसकी जो पुत्री थी उसका नाम था राजश्री। टोटल 3 संतानें थीं प्रभाकर वर्धन के। अब जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठता है, वर्धन साम्राज्य पर जो सिंहासन प्राप्त करता है, वो था जो उसका बड़ा पुत्र था राजवर्धन, और वो 600 एडी में, 600 एडी के आसपास राजगद्दी पर, सिंहासन पर, वर्धन साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठने के बाद उसने जो अपनी जो बहन थी, जो राजश्री, जो उनकी बहन थी, उसका विवाह किससे कराया? जो कन्नौज का शासक था, एक कन्नौज का शासक था गृहवर्मा, उससे अपनी बहन राजश्री का विवाह कराया। जो ये राजश्री का विवाह कराया गृहवर्मा से, ये किस वंश के थे? मोखरी वंश के थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अलग अलग जगह पर भारत में अलग अलग वंशों का उदय हुआ। जैसे एक वर्धन साम्राज्य बना, एक बंगाल की तरफ गोंड वंश पैदा हुआ था, एक कन्नौज में मोखरी वंश हुआ, एक मालवा की तरफ मालवा साम्राज्य बना था। तो ऐसे करके बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था उस समय, जब गुप्त साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था। अब जब राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा से हो गया, तो जो वर्धन साम्राज्य का एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता या एक पारिवारिक रिश्ता जो था, वो कन्नौज के साथ जुड़ गया। अब जो गृहवर्मा था, इसका युद्ध किसके साथ होता है? 2 शासक थे, एक मालवा का शासक था, एक बंगाल का शासक था। मालवा और बंगाल के शासक ने कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। अब एक स्टोरी आप सुन लीजिए, इसको मैं लिखूंगा नहीं, जो लिखने वाली चीज़ है वो मैं लिखता रहूँगा, जो आपको वर्बली बताने वाली चीज़ें वो बताऊँगा। कन्नौज का शासक था गृहवर्मा, उसके ऊपर जो आक्रमण किया वो मालवा और बंगाल के शासक ने, दोनों ने मिलकर किया, और उस युद्ध में वो गृहवर्मा को मार देते हैं, उसका वध कर देते हैं। और जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी कौन थी? राजश्री, और उसे बंदी बना लेते हैं उस युद्ध में। इस बात का पता जब राजवर्धन को चलता है,
तो राजवर्धन अपनी सेना के साथ मालवा और बंगाल के शासक के साथ युद्ध करने जाता है, लेकिन उस युद्ध में राजवर्धन भी मर जाता है। राजवर्धन के मरने के बाद, अब देखिए, राजवर्धन के मरने के बाद 606 एडी में सिंहासन पर बैठता है कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, तो उनकी आयु कितनी होती है? मात्र 16 वर्ष की आयु होती है। जब ये सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो ये भी इसी बात का संकल्प करते हैं कि मैं मालवा और बंगाल के शासक के साथ युद्ध करूंगा और उनकी जो बहन उन्होंने बंदी बना रखी थी उसे मुक्त कराऊंगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर्षवर्धन भी मालवा और बंगाल के शासक के साथ युद्ध करता है और हर्षवर्धन के द्वारा जो मालवा का शासक था वो मारा जाता है उस युद्ध में, और जो बंगाल का शासक था शशांक, वो उस युद्ध से भाग जाता है। उस युद्ध के भाग जाने के बाद हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को मुक्त करा लेता है। मुक्त कराने के बाद वो उसको जो कन्नौज, जहाँ का उसका पति जो शासक था गृहवर्मा, वहाँ का सिंहासन सौंप देता है। क्यों? क्योंकि जो राजश्री और गृहवर्मा की कोई संतान नहीं होती, इसलिए वो कन्नौज में जो शासिका नियुक्त करता है वो अपनी बहन राजश्री को कर देता है। लेकिन जो सत्ता वो देखभाल जो करता था, वो कंट्रोल, वो सिर्फ हर्षवर्धन के हाथों में ही थी। तो यहाँ से क्या होता है कि हर्षवर्धन के हाथ में कन्नौज आ जाता है। कन्नौज की देखभाल, जो कन्नौज का राज्य के काम है, वो सब कुछ हर्षवर्धन करता है। लेकिन उसके बिहाफ पर जो उसकी बहन थी राजश्री, वो वहाँ की शासिका बन जाती है। आगे देखिए, हर्षवर्धन आपका 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। ये स्टोरी मैंने आपको एक बार बता दी, रिकॉल भी करा दूंगा बीच बीच में कि कैसे कैसे युद्ध हुआ था, कैसे कैसे राजश्री को मुक्त कराया था और कैसे हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अपना सिंहासन स्थापित किया। आगे चलते हैं। अब जब कन्नौज में हर्षवर्धन का बहन बैठी हुई थी, बहन शासिका बनी हुई थी, तो हर्षवर्धन ने क्या करा? हर्षवर्धन ने कन्नौज को कला, साहित्य और वाणिज्य का केंद्र बना दिया। कला का, साहित्य का और वाणिज्य व्यापार का पूरा केंद्र किसे बनाया? हर्षवर्धन ने कन्नौज को बना दिया। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को किसका केंद्र बनाया? कला, साहित्य और वाणिज्य या व्यापार का मुख्य केंद्र बना दिया। मुख्य केंद्र बनाया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है कि हर्षवर्धन ने कला, साहित्य और वाणिज्य का मुख्य केंद्र किसको बनाया था? तो कन्नौज को ही बनाया था। और इसी के आगे मैंने आपको जो अपनी इतिहास की टेबल बताई थी, यहाँ से वर्धन साम्राज्य ने कन्नौज का विकास करना स्टार्ट हुआ, कन्नौज के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और इसी कन्नौज को जीतने के लिए जब वर्धन साम्राज्य अपने पतन की ओर जाएगा, जब समाप्ति की ओर जाएगा, तो त्रिपक्षीय संग्राम होगा 3 शक्तियों के बीच में। अगर आपने मेरी इतिहास वाली जो हिस्ट्री वाली टेबल देखी है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कन्नौज को जीतने के लिए एक त्रिपक्षीय संग्राम भी हुआ था। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन ने ही क्या करा? हर्षवर्धन हर साल एक नई प्रथा स्टार्ट करी थी उसने कि जो कुंभ का मेला होता है, कुंभ का मेला की शुरुआत किसने करवाई थी? वो हर्षवर्धन ने ही करवाई थी, शुरुआत की हर्षवर्धन ने ही। कुंभ मेले, जो कुंभ मेला हर 3 साल बाद और 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है, वो कुंभ का मेला। और सबसे पहले कहाँ लगवाया था? प्रयाग में लगवाया था, इलाहाबाद, प्रयाग में। कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हुई थी और सबसे पहले उसने कुंभ का मेला प्रयाग में लगाया था।
हर्षवर्धन की भी कोई संतान न होने के कारण जब हर 3 साल में ये कुंभ का मेला लगवाया जाता था तो वो अपनी जो जमा की गई सारी संपत्ति को इस मेले में, इस महोत्सव में, इस उत्सव में सारी जनता में बांट देता था। तो इसलिए कुंभ के मेले की शुरुआत भी किसने कराई? हर्षवर्धन ने कराई। अगला पॉइंट देखते हैं। हर्षवर्धन को एक उपाधि दी गई, किसकी? शिलादित्य की उपाधि दी गई। शिलादित्य की उपाधि किसको दी गई है? हर्षवर्धन को दी गई है। ये हर्षवर्धन के ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं कि शिलादित्य की उपाधि किसको दी गई है? तो हर्षवर्धन को दी गई है। एक अगला पॉइंट इसमें देखिए कि हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में 3 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी 3 पुस्तकें लिखी? काफ़ी बार एग्जाम में आ जाती हैं। एक थी आपकी नागानंदी, एक पुस्तक है आपकी रत्नावली, और एक पुस्तक है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन द्वारा रचित तीनों पुस्तकें हैं। हर्षवर्धन ने इन तीनों पुस्तकों को लिखा है, नागानंदी, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है नागानंदी के बारे में कि नागानंदी या नागनंदी पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? तो वो है हमारा हर्षवर्धन। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी थे, दरबारी विद्वान थे। उनका नाम था क्या? बाणभट्ट। क्या था? बाणभट्ट। ये इनके दरबारी विद्वान थे। अब इनके द्वारा रचित जो इन्होंने रचनाएं की हैं वो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती हैं। तो इनके जो इन्होंने रचनाएं करी वो थी एक हर्षचरित्र और एक कादंबरी। हर्षचरित्र और कादंबरी ये इन्होंने क्या करे? दोनों इनकी बाणभट्ट की रचनाएं थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। हर्षचरित्र जो थी वो जो हर्षवर्धन था उसके ऊपर लिखी हुई जीवनी थी, उसकी बायोग्राफी थी जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित्र। और कादंबरी एक नाटक है जो ये दोनों रचनाएं बाणभट्ट द्वारा लिखी गई हैं। दरबारी विद्वान हो गए इनके बाणभट्ट, दोनों की इनकी जो रचनाएं थी वो मैंने आपको बता दी, हर्षचरित्र और कादंबरी। ये दोनों पूछ ली जाती हैं बाणभट्ट की। आगे देखते हैं। अगर मैंने आपको मेरी इतिहास वाली टेबल का पता हो तो मैंने जब आपको इतिहास की टेबल बताई थी तो उसमें जब वर्धन साम्राज्य बताया था उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में तो हमारा वर्धन साम्राज्य चला है, लेकिन मध्य भारत में हमारा वातापी बादामी के चालुक्य चल रहे थे और दक्षिण में हमारे कांचीपुरम के पल्लव चल रहे थे। तो क्या था कि सपोज अगर मैं ये नर्मदा नदी मानूं, नर्मदा नदी, तो इससे ऊपर तो हमारे वर्धन चल रहे थे, वर्धन, और नीचे हमारे जो चल रहे थे वो चालुक्य चल रहे थे, बादामी के चालुक्य। अब इन दोनों के बीच में जो इनका राजा था उसका नाम था वर्धन साम्राज्य का हर्षवर्धन। और जो वादापी के चालुक्य का जो शासक था उसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है नर्मदा नदी पर
जिसको बोला जाता है नर्मदा का युद्ध। क्या बोला जाता है दोस्तों? नर्मदा का युद्ध। किन दोनों के बीच में होता है? पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी पर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है नर्मदा का युद्ध। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि नर्मदा का युद्ध किन दो शासकों के बीच में है, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड। ये आपको मैंने बता ही दिया कि जब उत्तर भारत में वर्धन साम्राज्य चल रहा था तो उसी समय हमारे मध्य भारत में कौन सा था? बादामी बादापी के चालुक्य चल रहे थे, तो उनका ही ये शासक है पुलकेशिन सेकंड, जिसके बीच में नर्मदा का युद्ध हुआ। अब इस नर्मदा के युद्ध के ऊपर पुलकेशिन सेकंड ने इसके ऊपर एक अभिलेख स्थापित किया था, जिसको बोलते हैं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, जिसके ऊपर एक अभिलेख इसने लिखवाया था, वो पुलकेशिन सेकंड ने लिखवाया था, ऐहोल अभिलेख। और इस अभिलेख में उसने क्या बताया था? इस अभिलेख में उसने नर्मदा के युद्ध का ही जिक्र किया है कि उसके द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया, ऐहोल अभिलेख में। तो ऐहोल अभिलेख के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसने लिखवाया था? तो पुलकेशिन सेकंड ने लिखवाया था। इस वाले अभिलेख में किस बात की चर्चा है, किस युद्ध का वर्णन है? तो नर्मदा के युद्ध का वर्णन है। नर्मदा का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ? पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में हुआ। यहाँ तक अभी और देखिए कि और क्या कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जितना मैंने अभी वर्धन साम्राज्य का बताया है उतना समझ में आ गया होगा। एक हर्षवर्धन के शासनकाल में एक जो चीनी यात्री था वो भारत आया था, जिसका नाम था हिंग सांग। ये भारत आया था और ये 16 वर्ष तक भारत में रहा, 16 वर्ष तक रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया था। और कहाँ पर इसने पढ़ाई करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई करी थी। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई करी थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो हिंग सान आया था, 16 वर्ष तक यहाँ रहा था। और इसके आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ये पढ़ाई के लिए भारत आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई करी थी। इसी हिंग यांग को इसे ही क्या बोला जाता है? इसे एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, यात्रियों में राजकुमार। यात्रियों में राजकुमार के नाम से भी इसको जाना जाता है, हिंग सांग को। आ जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा विदेशी यात्री है जिसको यात्रियों में राजकुमार के नाम से संबोधित किया गया है? तो वो है हिंग सांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में 2 बड़ी धर्म सभाएं करी। 2 धर्म सभाएं की। कहाँ पर करी थी? एक कन्नौज में और दूसरी प्रयाग में। ये 2 बड़ी धर्म सभाएं इसने आयोजित करी हर्षवर्धन ने। और इन सभाओं का जो मेन उद्देश्य था वो था अपना जो धर्म था उसका, जो उसने धर्म अपना रखा था, बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। पहले उसने शैव धर्म को अपनाया था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उस धर्म का ही प्रचार प्रसार करना था। तो उसने 2 बड़ी धर्म सभाएं करी, एक कन्नौज के अंदर, एक प्रयागराज के अंदर, जो इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। अब आगे देखते हैं कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु, इसका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण वर्धन साम्राज्य हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक
इस वाली वीडियो के अंदर जितना मैंने आपको वर्धन साम्राज्य के अंदर बताया है, इसमें से सारे वही पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर और अच्छे एग्ज़ामों के अंदर पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको पुस्तकें बताई थी, नागानंदी, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बाण भट्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस नर्मदा युद्ध के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कुंभ का मेला किसने स्टार्ट करवाया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जितने बार भी मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करे हैं, उन्हें प्लीज़ आप ज़रूर एक बार अपने नोट्सों के रूप में लिख लेना, क्योंकि वर्धन साम्राज्य के ऊपर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे नज़रिए से और कोई नहीं बनता। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे हर्षवर्धन के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ आपकी जो एग्ज़ाम को तैयारी करने का जो प्रोसेस है उसमें लगातार मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर कर रहा हूँगा। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे, उन्हें लाइक कर रहे होंगे, और आपका जो प्यार है मेरी वीडियोस को ऐसे ही मिलता रहे। इसी आशा के साथ मैं अनुज शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ।